नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल रिपोर्ट। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। फाइनल रिपोर्ट में हम आपको दिखाते हैं देश दुनिया की हर बड़ी खबर जिस पर होनी चाहिए आपकी नजर। राजनीति से लेकर कूटनीति तक और खेल के मैदान से लेकर युद्ध के मैदान तक हर वो खबर जिसे आप मिस नहीं करेंगे फाइनल रिपोर्ट में। तो आइए देखते हैं फाइनल रिपोर्ट। बिहार सरकार में मंत्री नितिन नवीन को बीजेपी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वो जेपी नड्डा की जगह लेंगे। ये नियुक्ति बीजेपी संगठन में एक महत्वपूर्ण बदलाव के तौर पर देखी जा रही है और बिहार बीजेपी के लिए एक बड़ी कामयाबी। नितिन नवीन की नियुक्ति से पार्टी को मजबूती मिलने की उम्मीद है। बिहार सरकार में मंत्री नितिन नवीन को भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। नितिन नवीन जेपी नड्डा की जगह लेंगे। बीजेपी के इस कदम को बिहार की राजनीति के साथ राष्ट्रीय राजनीति में नई रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। केंद्रीय नेतृत्व ने उनके संगठनात्मक अनुभव, जमीनी पकड़ और प्रशासनिक क्षमता को देखते हुए ये अहम जिम्मेदारी सौंपी है। बीजेपी की ओर से जारी बयान के अनुसार भारतीय जनता पार्टी के संसदीय बोर्ड ने बिहार सरकार में मंत्री नितिन नवीन को भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। उपरोक्त नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू होगी। बहुत ही अभिनंदन। बहुत ही विनम्र, समर्पित कार्यकर्ता हैं, संगठन समझते हैं, 5 बार के विधायक हैं, मंत्री भी रहे हैं, कई प्रदेशों के प्रभारी भी रहे हैं, छत्तीसगढ़ सहित। तो आज उन्होंने जो अपने काम से अपनी जगह बनाई है, उस कारण पार्टी ने एक कार्यकर्ता को सम्मान दिया है और ये भाजपा में ही हो सकता है। पीएम मोदी ने बीजेपी का नए कार्यकारी अध्यक्ष बनने पर नितिन नवीन को बधाई दी। एक्स पर पीएम ने लिखा, नितिन नवीन जी ने एक कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। वे एक युवा और परिश्रमी नेता हैं, जिनके पास संगठन का अच्छा खासा अनुभव है। बिहार में विधायक और मंत्री के रूप में उनका कार्य बहुत प्रभावी रहा है। साथ ही जन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए उन्होंने पूरे समर्पण भाव से काम किया है। वे अपने विनम्र स्वभाव के साथ जमीन पर काम करने के लिए जाने जाते हैं। पीएम ने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि उनकी ऊर्जा और प्रतिबद्धता आने वाले समय में हमारी पार्टी को और अधिक सशक्त बनाएगी। भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष बनने पर उन्हें हार्दिक बधाई। नितिन नवीन की बात करें तो वो बिहार की राजनीति का जाना पहचाना नाम है। 5 बार के विधायक नितिन मौजूदा बिहार सरकार में पथ निर्माण मंत्री हैं। बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से लगातार 4 बार जीत हासिल करने वाले नितिन नवीन ने अपने पिता की राजनीतिक विरासत को बखूबी आगे बढ़ाया है। उन्होंने सरकार और संगठन दोनों में अहम भूमिका निभाई है। भारतीय जनता पार्टी के नितिन नवीन राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जो आज पार्टी दफ्तर पहुंचे, उन्होंने पदभार ग्रहण किया। उनके साथ यहां स्वागत करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, उनके साथ तमाम केंद्रीय मंत्री मौजूद थे। रविशंकर प्रसाद, पीयूष गोयल, उनके साथ धर्मेंद्र प्रधान, उनके साथ गिरिराज सिंह से लेकर के दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता मौजूद थी। उन्होंने उनका स्वागत किया और फूल मालाओं के स्वागत के बाद उन्होंने अपना पदभार ग्रहण किया। फिलहाल अगर उनके नितिन नवीन के बारे में बात किया जाए तो ये बिहार से आते हैं, 5 बार के विधायक हैं और वहाँ राज्य सरकार में मंत्री का भी पदभार इन्होंने संभाला। कई राज्यों में राष्ट्रीय कार्यकारिणी के अध्यक्ष के रूप पर इन्होंने चुनाव का काम संभाला, वहाँ भी इन्होंने जो है चुनाव में जीत दिलाई। तो इसको देखते हुए अगर देखा जाए जिस तरह के युवाओं में जोश था, युवाओं ने साफ तौर पे कहा कि 45 साल पार्टी को और 45 साल का एक युवा आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष बना है, तो ये भी हमारे लिए एक गर्व की बात है। हम लोग उस युवा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे और पार्टी को आने वाले राज्य के चुनाव में सफलता हासिल कराएंगे। कैमरा पर्सन रविंदर के साथ मैं पंकज राय, इंडिया डेली, दिल्ली। संसद के शीतकालीन सत्र में सोमवार को दोनों सदनों में जमकर हंगामा हुआ। कांग्रेस की रविवार को दिल्ली में हुई रैली में पीएम मोदी को अपशब्द कहे जाने का मुद्दा बीजेपी ने उठाया। लोकसभा में किरण रिजिजू और राज्यसभा में जेपी नड्डा ने इससे लेकर कांग्रेस से माफी की मांग की और इसको लेकर कार्रवाई स्थगित तक करनी पड़ी क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा बढ़ गया था। देश से माफी मांगनी चाहिए देश से माफी मांगनी चाहिए। संसद के शीतकालीन सत्र में आज कई अहम बिल पेश होने की उम्मीद थी।
यही वजह है कि बीजेपी ने लोकसभा में अपने सांसदों के लिए व्हिप भी जारी किया। हालांकि दोनों ही सदनों में सोमवार को कार्रवाई शुरू होते ही हंगामा शुरू हो गया। रविवार को कांग्रेस की रैली में पीएम मोदी को अपशब्द कहे जाने को लेकर टकराव बढ़ा। इसी के बाद सदन की कार्रवाई बाधित भी हुई। राज्यसभा में जेपी नड्डा ने कहा कि कांग्रेस की रैली में पीएम मोदी को लेकर अपमानजनक विवादित नारे लगे। इसे लेकर सदन में माफी मांगे विपक्ष ने राजनीति का स्तर गिराया है। विपक्ष ने कहा कि रैली इस सदन से बाहर हुई, इसका जिक्र यहाँ क्यों। इसके बाद राज्यसभा की कार्रवाई स्थगित। कि कल जो कांग्रेस पार्टी की रैली हुई उसमें नारे लगे, मोदी तेरी मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। ये इस तरीके के नारे, ये बात रिकॉर्ड पे जा रही है प्लीज, ये तरीके के नारे कांग्रेस पार्टी के सोच और मानसिकता को दर्शाता है। ये नामदारों के झंझलाहट को स्पष्ट इंगित करता है और साथ में इस तरीके की बात कहना एक प्रधानमंत्री जी के खिलाफ और मृत्यु की कामना करना, यह अपने आप में बहुत ही निंदनीय है। इसके लिए हमारे नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस पार्टी के नेता यहां बैठी हैं, आदरणीय सोनिया गांधी जी, इनको देश से माफी मांगनी चाहिए। वहीं केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने सोमवार को कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कथित रूप से दी गई धमकी के लिए माफी मांगनी चाहिए। अपना एमपी को माफी मांगने के लिए कहा। कल कांग्रेस के रैली में प्रधानमंत्री मोदी जी का कब्र खोदने के लिए बात कहा गया है। ये इस देश के लिए बहुत दुखद समय है कि कांग्रेस पार्टी ऐसा शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और सारे कांग्रेस पार्टी पूरे का पूरे नेतृत्व उस रैली में मौजूद थे और प्रधानमंत्री मोदी जी का कब्र खोदने के लिए इन्होंने नारा लगाया। इस देश के लिए इससे शर्मनाक, इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कोई चीज नहीं हो सकता है कि देश के प्रधानमंत्री 140 करोड़ के नेता, विश्व में सबसे प्रसिद्ध, सबसे मजबूत नेता आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का कब्र खोदने के लिए कांग्रेस के रैली में बात कहा गया है। मैं चाहता हूं कांग्रेस के नेतृत्व माफी मांगना चाहिए, इस सदन के माध्यम से देश से माफी मांगना चाहिए। वहीं इस मामले को लेकर कांग्रेस की तरफ से भी सफाई पेश की गई है। वहीं कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि मीडिया ये क्यों नहीं पूछता कि सरकार खुद सदन की कार्रवाई में बाधा क्यों डाल रही। मंच पर बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर पता चला कि जनता में कोई कह रहा है, कोई कार्यकर्ता है या नहीं है, ये भी नहीं पता। फिर इसे सदन में क्यों उठाया जा रहा है। सत्ता पक्ष नहीं चाहते कि सदन चले। हमने प्रदूषण पर चर्चा की मांग की थी, लेकिन वे ये भी नहीं कर पा रहे। इसी के साथ पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कहा कि कांग्रेस के मंच से कोई ऐसी बात नहीं कही गई है। किसी कार्यकर्ता ने कहीं पर कुछ भी कहा हो, वो सदन का मुद्दा कभी नहीं बना। सत्ता पक्ष सदन चलने नहीं दे रहा। प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टीवी। वंदे मातरम जानते हैं क्या है, जिस पर इन दिनों हमारे देश में राजनीति हो रही है। वंदे मातरम सिर्फ दो शब्द नहीं है, यह उस भावना का उद्घोष है जिसने गुलामी की जंजीरों में जकड़े भारत को आजादी का सपना दिखाया। और न सिर्फ सपना दिखाया, बल्कि इस सपने को हकीकत में तब्दील करने का जुनून दिया।
लेकिन अफसोस इस पवित्र उद्घोष पर जहरीला एंगल, जहरीली राजनीति तलाशने वालों की फेहरिस्त खत्म होने का नाम नहीं ले रही। कभी अरशद मदनी, कभी असदुद्दीन ओवैसी और अब अबू आजमी वंदे मातरम नहीं गाने की हुंकार भर रहे हैं। देखिए। मैं जानता हूं कि आजादी के लड़ाई में वंदे मातरम का नारा था, मगर अगर आप इसको जबर करें तो ये संविधान के खिलाफ है। इस्लाम में सबसे बड़ा गुनाह है अल्लाह के साथ किसी को शरीक करना। सवाल ये नहीं है कि कौन क्या गा रहा है, सवाल ये है कि आखिर कब तक राष्ट्रीय एकता को राजनीतिक तर्कों की भेंट चढ़ाया जाता रहेगा। जिस राष्ट्रगीत पर देश को गर्व है, जिसे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने मातृभूमि की आराधना के रूप में रचा, जिसे लाखों स्वतंत्रता सेनानियों ने जेल की कोठरियों में गाया, उसी पर आज कुतर्क किए जा रहे हैं। क्या वंदे मातरम किसी धर्म के खिलाफ है, या फिर ये सिर्फ वोट बैंक की राजनीति का नया हथियार बन चुका है? एक बार फिर से सुनिए वो बयान जिन्होंने वंदे मातरम को लेकर देश की सियासत में खलबली मचा रखी है। इस पर जोर जबर ना करें, मेरा राइट है। यकीनन मैं जानता हूं कि आजादी के लड़ाई में वंदे मातरम का नारा था, मगर अगर आप इसको जबर करेंगे तो ये संविधान के खिलाफ है। वफादारी का सर्टिफिकेट हमसे मत लीजिए, मैडम खत्म कर रहा हूं। वफादारी का सर्टिफिकेट हमसे मत लीजिए। आपके बुजुर्गों के कोई एक किताब में लिख के क्या लिखा है बता दीजिए, कहां पर क्या लिखा हुआ है। मैं अपनी बात को खत्म कर देता हूं मैडम को। देश किसी के बाप की जागीर नहीं है, देश सबका है। इस देश के लिए जितनी कुर्बानी लोगों ने दिया उससे ज्यादा कुर्बानी मुसलमानों ने दिया है, और सबकी अपनी अपनी आस्था होती है। आस्था धर्म को जो देश लाता है ना इन चीजों में, वो समझो कि सब सरकार बहुत ही गलत लोगों के हाथ में है। ऐसा है कि मैं किसी से कहूँ कि आप जो है कलमा पढ़ो, अल्लाह का नाम लो, तो नहीं कह सकता, क्योंकि वो उनकी आस्था दूसरी है। इस देश का बंटवारा ही मुसलमानों ने कराया। अगर अली मोहम्मद जिन्ना न होते देश का बंटवारा थोड़ी होता, नेहरू न होते देश का बंटवारा थोड़ी। तो कांग्रेस और मुसलमान ने देश का बंटवारा कराया। इस देश के लिए किसने कितना बलिदान दिया है इतिहास के पन्नों में है। उनको धीरे धीरे इतिहास के पन्नों को मोदी जी खोल रहे हैं। मोदी जी का धन्यवाद। आजादी के आंदोलन में सब ने अपना अपना योगदान दिया, क्या हिंदू क्या मुसलमान। इस देश को आजाद कराने में सभी लोगों का बड़ा योगदान रहा है। और रही बात, कुरान तो कहती है कि एक अल्लाह है, तो इसमें कौन सी बुरी बात है। अबू आजमी साहब मूल रूप से राजनीतिक व्यक्ति हैं, वो अब किस परिप्रेक्ष्य में इस बात को कह रहे हैं वो जाने, लेकिन ये बात अपने आप में सच है कि आजादी के आंदोलन में मुसलमानों का बहुत अच्छा रोल रहा, बाकी सब धर्मों के लोगों के साथ में। दरअसल हमारा संविधान किसी को मजबूर नहीं करता, लेकिन सवाल यह है कि राष्ट्र के सम्मान से दूरी बनाने की जरूरत क्यों महसूस की जा रही है। तो ये संविधान के खिलाफ है। देश आज चुप नहीं है, देश सवाल पूछ रहा है, देश जानना चाहता है आखिर कब तक राष्ट्रभक्ति को संदेह की नजर से देखा जाएगा और कब तक वंदे मातरम पर सियासत की कालिख पोती जाती रहेगी। वंदे मातरम न किसी के खिलाफ है, बल्कि भारत के सम्मान में है, और राष्ट्रगीत वंदे मातरम देश की आन, बान और शान है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर एक बार फिर रिकॉर्ड तोड़ रहा है। कई इलाकों में AQI 500 के करीब पहुंच गया है। इस गंभीर स्थिति के मद्देनजर कनाडा, सिंगापुर, यूके जैसे देशों ने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। इन सलाहों में उड़ानों की स्थिति की जांच करना, गर्भवती महिलाओं और स्वास्थ्य समस्याएं वाले लोगों को डॉक्टरी परामर्श से ही दिल्ली और आसपास के इलाकों की यात्रा करने की सलाह दी गई है। बढ़ती ठंड के साथ दिल्ली में प्रदूषण ने एक बार फिर रिकॉर्ड तोड़ना शुरू कर दिया है। राजधानी के ज्यादातर इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI 500 के करीब पहुंच गया। दिल्ली में प्रदूषण के मद्देनजर कनाडा, सिंगापुर और यूके जैसे कई देशों ने ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। दिल्ली NCR में प्रदूषण से बुरा हाल है। आनंद विहार में AQI 493 दर्ज किया। ऐसे में कई देशों ने दिल्ली जाने वाले नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की।
नई दिल्ली में सिंगापुर उच्चायुक्त ने एडवाइजरी जारी करते हुए नागरिकों से फ्लाइट का स्टेटस चेक करने की अपील की। उनका कहना है कि प्रदूषण के कारण फ्लाइट रद्द हो सकती है। भारतीय केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने ग्रैफ 4 लगाने का आदेश दिया है। दिल्ली एनसीआर में रहने वाले सिंगापुर के नागरिकों को सलाह दी जा रही है कि यात्रा से पहले दिल्ली एनसीआर में जाने और आने वाली फ्लाइट्स का स्टेटस चेक जरूर करें। दिल्ली एयरपोर्ट पर कई एयरलाइंस ने एडवाइजरी जारी की। मदद के उच्चायुक्त से संपर्क किया जा सकता है। इसी के साथ यूनाइटेड किंगडम ने भी गर्भवती महिलाओं, दिल और सांस की बीमारी से जूझने वाले लोगों को भारत की यात्रा करने से पहले डॉक्टर की सलाह लेने की सलाह दी है। यूके ने अपने एडवाइजरी में लिखा है, वायु प्रदूषण से स्वास्थ्य को गंभीर खतरा हो सकता है। अक्टूबर से फरवरी के बीच सर्दियों में उत्तर भारत के ज्यादातर शहर प्रदूषण से प्रभावित हैं। ऐसे में बच्चे, बुजुर्ग समेत किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित लोग भारत जाने से पहले डॉक्टरों से परामर्श जरूर लें। कनाडा ने भी ट्रैवल एडवाइजरी जारी करते हुए कहा है कि दिल्ली में धुंध के कारण वायु प्रदूषण बेहद खतरनाक हो सकता है। सर्दियों में उत्तर भारत में धूल भरी आंधियां आती हैं। इस दौरान सांस की बीमारी या किसी अन्य बीमारी से जूझ रहे लोगों को परेशानी हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। देश की राजधानी दिल्ली, जहां कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस के कंधों पर है, लेकिन दिसंबर के महीने में एक बार जिस तरह से एक के बाद एक संगीन वारदातें हुई हैं, उसने राजधानी की सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठाए हैं। हालात यह है कि अपराधी बेखौफ होकर सड़क से लेकर घर के भीतर तक वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। दिसंबर का महीना राजधानी दिल्ली के लिए अपराध का महीना बनता दिख रहा है। महज 15 दिनों में ही 1 दर्जन से ज्यादा संगीन वारदातें सामने आ चुकी हैं। कहीं गोली चली, कहीं चाकुओं से हत्या, तो कहीं घरों में घुसकर महिलाओं से मारपीट, लूट और छेड़छाड़। सवाल बड़ा है, क्या दिल्ली अपराधियों की पनाहगाह बनती जा रही है? अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि ना कानून का डर दिखता है, ना पुलिस का। हर वारदात के बाद वही रटा रटाया बयान, जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या अपराध होने के बाद गिरफ्तारी ही काफी है? क्या अपराध रोकना पुलिस की प्राथमिक जिम्मेदारी नहीं? 10 दिसंबर, शाहबाद डेयरी, घर में घुसकर महिला से मारपीट व छेड़छाड़। 12 दिसंबर, मंगोलपुरी, संजय की चाकू मारकर हत्या। 12 दिसंबर, बलबीर नगर, योगेंद्र राठौर को गोली। 13 दिसंबर, शादी समारोह, डीजे विवाद में विशाल की हत्या। 13 दिसंबर, प्रेमनगर, घर में घुसकर लाखों की लूट। 14 दिसंबर, मानसरोवर पार्क, महिला की चाकू मारकर हत्या। ये तो सिर्फ दर्ज मामलों की है, हकीकत इससे कहीं ज्यादा डरावनी है। दिल्ली पुलिस का नारा है शांति, सेवा और न्याय, लेकिन जब अपराधियों के हौसले बुलंद हों तो इस नारे पर सवाल उठना लाजमी है। देश की राजधानी दिल्ली में लगातार बढ़ते अपराध राजधानी दिल्ली की कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा करते हैं। बेखौफ बदमाश, लाचार पुलिस और मजबूर लोग। सवाल ये उठता है कि राजधानी दिल्ली में बेखौफ बदमाशों को रोक पाने में क्या दिल्ली पुलिस नाकाम साबित हो रही है? वीडियो जर्नलिस्ट रविंदर के साथ रजनीश शर्मा, इंडिया डेली, दिल्ली। एक बार फिर वृंदावन के कथावाचक अनिरुद्धाचार्य विवादों में घिर गए हैं। इस बार उन्होंने सीधा मीडिया और पत्रकारों पर निशाना साधा है। सत्संग के मंच से उन्होंने जिस तरह की बातें की हैं, उससे पत्रकारिता जगत में बवाल मच गया है। आखिर कथावाचक ने पत्रकारों को लेकर क्या कहा कि पत्रकारों में उबाल आ गया है। वृंदावन की पावन धरती, जहां भक्ति, मर्यादा और संयम की अपेक्षा की जाती है, वहीं कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के बोल विवाद की वजह बन गए हैं। रविवार को सत्संग के दौरान अनिरुद्धाचार्य ने मीडिया पर सीधा हमला बोला। कथित एफआईआर की खबरों को झूठा बताते हुए उन्होंने पत्रकारों पर दुर्भावना से खबरें चलाने का आरोप लगाया। क्या भरोसा नहीं कि टीआरपी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। धर्मेंद्र को मार ही डाला था, धर्मेंद्र जी को, तो ये मुझे भी मरा। ये मीडिया वाले हैं बड़े पावरफुल, पैसे वाले, इनके पास कोई पैसों की कमी है। सारे मीडिया के लिए मैं नहीं बोल रहा हूं, कुछ मीडिया कर्मी जो मेरे पीछे पड़े हैं, इन लोगों के पास पैसा बहुत है, क्योंकि मीडिया वाले केवल ये टीआरपी के भूखे हैं। इन्हें धर्म से, सनातन से कोई लेना देना
कोई लेना देना नहीं। अब मैं आपसे बताऊं कि मेरी सुरक्षा तो ईश्वर जाने, लेकिन बताइए इस देश में क्या इन लोगों के बोलने का मतलब मैं बोलूं तो मुझे फांसी मिलेगी और ये झूठ बोलते रहे, मतलब अभिव्यक्ति की आजादी मुझे नहीं है, इन्हें बस है। इतना ही नहीं, कथावाचक ने मीडिया को मंत्रा का अपडेटेड वर्जन बताया और सनातन धर्म को बदनाम करने का आरोप भी जड़ दिया। हिंदुओं को, मुसलमानों को, विधर्मियों को ना तलवार उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हम सनातनी ही आपस में लड़के मरने को तैयार थे, पहले भी और आज भी। सनातनी, हम हिंदुओं का दुश्मन कौन है? हम हिंदुओं को पहले मंथरा लड़वाती थी, आज ये कुछ मीडिया लड़वा रही है। ये मंत्रा का अपडेट वर्जन है आज की मीडिया। अनिरुद्धाचार्य का दावा है कि गौरी गोपाल आश्रम की सेवाएं मीडिया को नहीं दिखती, सिर्फ नकारात्मकता ही सुर्खियां बनती है। लेकिन यही बयान अब उनके लिए बड़ी मुसीबत बनते जा रहे हैं। हमारे परिक्रमा मार्ग में सैकड़ों वृद्ध माताएं पड़ी हुई हैं सर्दी में, और आप उन्हीं ही माताओं को लेते हैं जो सरकारी नौकरी पे थी, उनकी जो पेंशन आती थी और जिनके पास पैसा था, उन्हीं की आप सेवा करते हैं। ये बहुत निंदनीय है अनुरुद्धाचार्य जी। आप सिर्फ धर्म को धंधा बनाते जा रहे हैं, पैसों को लूटते जा रहे हो। हमारे भारत देश में जितने भी यहाँ पे दान पुण्य करते हैं, उन पैसों से आप गाड़ियाँ लेते हैं, दिन पे दिन आश्रम बना रहे हैं। तो वो आश्रम बना रहे हैं, जो पैसा आप ले रहे हैं तो उनको आप वृद्ध माताओं को, गरीब माताओं के लिए बनाओ ना। आप जो पैसे वाले सिर्फ उन्हीं की सेवा करते हैं, ये कौन सा न्याय है? ये समझ में नहीं आ रहा कि ये धर्म का इन्होंने इतना धंधा बना दिया है कि बस सब कुछ भूल गए अपनी सद्बुद्धि। मैं कहना चाहती हूँ कि वैसे तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, हमारा ये कोई निजी मामला नहीं है कि हम आपसे कुछ कहें। लेकिन जिस रीज़न से आप सबसे धन लेते हैं, जिस वजह से आप इतनी, आज आपके पास इतनी संपत्ति हुई है कि आप वृद्ध माताओं की सेवा करते हैं, जिस ढोंग को आपने रचा रखा है, आप ये बताइए किसी भी वृद्धाश्रम के बाहर कभी हमने बूढ़ी माताओं को या वृद्ध जनों को बाहर बैठे नहीं देखा। लेकिन उनके आश्रम के बाहर जब आप देखेंगे तो वहाँ कई वृद्ध माताएं पड़ी हुई हैं सड़कों पर, जो ठंड में ठिठुर रही हैं। शायद खाना तो उनको वो दे भी देते हो, मैं नहीं कह सकती, लेकिन क्या उनके लिए उनके पास स्थान नहीं है? जो वहाँ अंदर जो बैठी हैं वो सभी सरकारी नौकरी से आ रही हैं या कोई बहुत बड़े घराने से हैं जहाँ बच्चे उनकी सेवा नहीं कर पा रहे लेकिन बहुत कमा रहे हैं, तो वो उनको दान देते हैं और कह देते हैं कि हमारी माँओं को आप रखिए, इसके लिए हम आपको एक अच्छी मोटी रकम देंगे। क्योंकि उनके यहाँ एडमिट होने के लिए, उस वृद्धाश्रम में जाने के लिए भी दसियों लाख से ऊपर का वो पैसा लेते हैं उन माताओं से, तब उनको उसमें अंदर रखते हैं। मथुरा के पत्रकारों में जबरदस्त आक्रोश देखा जा रहा है। सवाल ये है, क्या धर्म के मंच से मीडिया के खिलाफ विवादित बयान देना जायज है? क्या कथावाचक अपनी मर्यादा भूल रहे हैं? मथुरा से उठी ये आवाज अब प्रदेश भर में गूंज सकती है। देखना होगा अनिरुद्धाचार्य अपने बयानों पर सफाई देते हैं या पत्रकारों का आक्रोश आंदोलन का रूप लेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। फाइनल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही।